नरेंद्र जी, मैं कांग्रेस की बात करता हूँ। अभी जो 5 राज्यों में इलेक्शन हुए हैं और उसमें जिस तरीके से कांग्रेस असफल हुई, लोकतंत्र में जनतंत्र का महत्व होता है और जनतंत्र के बाद जनाधार होता है। जिस पार्टी का जनाधार होता है, पब्लिक उसे चुनती है। कांग्रेस ने लंबे समय तक देश में राज किया। धीरे-धीरे आपकी कांग्रेस सिमट गई। जनाधार इतना कमज़ोर हो गया, इसका दोषी कौन है? क्यों कमज़ोर हुई कांग्रेस? देखो, अगर प्रजातंत्रों का इतिहास दुनिया में ढूंढने निकलोगे तो कोई ऐसी पार्टी नहीं मिलेगी जिसने जिस 137 साल तक जिंदा रही, जिसने 1885 से लगा के 1947 तक जी। इस देश को आज़ाद कराने के लिए काम किया। पता नहीं कितने नेता उसके जेल गए, कितनों ने अपनी जान दी। उसके बाद उसी संस्कृति को लेकर हम आगे बढ़े। हमारा स्वतंत्रता आंदोलन का जो नेतृत्व आया था, बना था, उसने सरकार को चलाया। करीब करीब 60 साल के करीब हमने राज किया। ऐसा भी टाइम आया कि आपातकाल लगा, कांग्रेस से कुछ गलतियां हुई, लेकिन 2.5 साल के अंदर जिस 1977 में आपातकाल के बाद चुनाव में इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री तक को हराया, उसी देश की जनता ने 2.5 साल के बाद उसी प्रधानमंत्री को फिर कुर्सी पर बैठा दिया। आप मानते हैं ना? तो 60 साल हमने, मैं आपसे पूछता हूँ, 60 साल का रिकॉर्ड दुनिया के प्रजातंत्र में ढूंढने निकलोगे तो बहुत मुश्किल से मिलेगा। अब मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, हमारा संगठन कमज़ोर हुआ है, हमारा जनाधार कमज़ोर हुआ है और हमें उसको ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं यदि कि मैं सत्ता में नहीं हूँ। इस देश में 70 साल, 60 साल, 2014 के पहले 10 साल और 12 साल और छोड़ दो आप, तो इस देश में भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में ही रहे। 1984 में मात्र 2 सीटें पार्लियामेंट में आई। तब क्या हम ये कह सकते थे कि भारतीय जनता पार्टी खत्म हो गई? लोकसभा में नहीं थे पर पार्टी तो थे। हम भी विधानसभाओं में नहीं हैं, सरकारों में नहीं हैं, पर पार्टी तो हैं और काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम करेंगे। हमारी आखिर जनता ने हमें स्वीकार नहीं किया तो मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि भाई हमें कुछ कमजोरियां रही होंगी, उन कमजोरियों को दूर करेंगे। आप इतने वरिष्ठ हैं नरेंद्र जी, तो आपको तो पता है ना कांग्रेस की कमजोरी क्या है, उस पर कभी वार क्यों नहीं किया? नहीं, अगर नहीं किया होता तो 15 साल के बाद मध्य प्रदेश में दोबारा जीत के नहीं आते, छत्तीसगढ़ में दोबारा जीत के नहीं आते, राजस्थान हर 5 साल के बाद पिछली बार हम जीत के नहीं तो आते। सरकारें खो दी आपने अभी इस चुनाव में 2022 मध्य प्रदेश वाली, मध्य प्रदेश नहीं, पंजाब आपने खो दिया। हाँ। आपका मुख्यमंत्री अच्छा, हार गया। चलो ये तो मानते हैं आपके मैं मुख्यमंत्री मैं, हारे मैं ना। नहीं नहीं, अभी तो अपन पीछे थे ना, थोड़े से मैं आ रहा था, मैं जी पीछे जी। कि भाई आप कहते हो कि उसके बाद हम खत्म हो गए। नहीं, हमने तो सरकारें बनाई, अब हम पंजाब में हार गए। भाई एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। पिछली बार में उत्तराखंड में एक बार हमारी सरकार बनी, उनकी बन गई, है ना? तो ये जनतंत्र है भैया, स्वीकार करो। रिजल्ट आया, कांग्रेस हार गई, कांग्रेस को हार स्वीकार करना चाहिए, अपनी कमजोरियों को दूर करना चाहिए और करेंगे। ये स्वीकार नहीं करते कि हम में ग्रुपबाजी है? स्वीकार करता हूँ, ये खत्म क्यों नहीं करते हैं? मेरी बात सुनिए ना, बिल्कुल इनकार नहीं करता इस बात से। लेकिन एक बात समझो, जो राजनीतिक दल सत्ता में रहेगा, जिस राजनीतिक दल का लंबा इतिहास रहेगा, मत मुझसे कहो कांग्रेस की गुटबाजी को। मुझ में ये साहस तो है कि मैं सामने टीवी के ऊपर आपके सामने मैं स्वीकार कर रहा हूँ कि मेरी पार्टी में गुटबाजी है। और दूसरी पार्टियों में नहीं है क्या? है, लेकिन उनमें ये साहस नहीं है कि आपके सामने सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर सकें कि हमारी पार्टी में गुटबाजी है। मेरी पार्टी के प्रजातांत्रिक जो आंतरिक प्रजातांत्रिक संस्कार हैं
वो मुझे ये साहस तो देती है कि मैं अपनी कमजोरियों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करूं। मेरा तो आज ही भोपाल के एक अखबार में एक मेरा लेख छपा है, शायद वो फेसबुक पे भी है, ये विकल्पहीनता की जीत है। मैंने कहा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, हम विकल्प नहीं दे पाए। मैंने अपनी गलती को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया, मेरी पार्टी की गलती को स्वीकार किया और सेक्युलर पार्टियों की गलतियों को स्वीकार किया। तो ये संस्कार मुझे मेरी पार्टी ने दिए हैं। तो मैं आपकी बात को, हमारी कमजोरियां हैं, हमारे में गुटबाजी है, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। लेकिन जो फर्क आया है, गुटबाजी जवाहरलाल जी नेहरू जी के ज़माने में भी रही और आज़ादी आंदोलन के टाइम भी रही। फर्क जिस बात का आया, 2000 हमारी गुटबाजी तब भी थी जब हमने अटल जी को हरा के डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया था। 2014 के बाद में, या 2014 से ले लो, देश बदल रहा है, इलेक्शन, हाँ अच्छे दिन आ गए थे, देश बदल नहीं आ रहे हैं कि आ गए, आ रहे हैं कि आ गए, नहीं, मतलब मैं थोड़ा सा मुझे बताओ, नहीं बताओ आप, तो मेरी बात फिर आप कहोगे चश्मा बदलो। अरे भैया, मैं तो अब आप मेरे जवाब भी आप दोगे तो सब मैं क्या करूँ, आप तो सवाल कर लो या जवाब दे लो। मैं आपसे एक कहता हूँ, 2014 के बाद इस देश का चुनाव लड़ने का तरीका बदला है। कांग्रेस नए तरीके में अपने को एडजस्ट नहीं कर पाई। 2014 के बाद में सरकार चलाने में नहीं रही, सरकारें चुनाव लड़ने में लग गई। कांग्रेस इसको समझ नहीं पाई। 2014 के दौरान और बाद में समाज को विभाजित करके चुनाव लड़ने का एक तरीका आया, कांग्रेस उसका सामना नहीं कर पाई। 2014 के बाद में सरकारी संसाधनों का उपयोग जिस तरीके से किया जाने लगा, कांग्रेस उनका सामना नहीं कर पाई। ये कमजोरी है जिसका कहीं ना कहीं कांग्रेस को तैयारी करनी कि इनको कैसे एड्रेस करना है। लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म हो गया। जो आज आप मुझे बताइए कि 6 महीने से आचार संहिता, अब कहा जाता है कि भाई आचार संहिता के बाद आप कोई घोषणा नहीं करोगे, है ना। आप 6 महीने से, और केवल 6 महीने से आपने गेहूं, तेल, नमक, शक्कर आपने फ्री बांटना शुरू कर दिया। अब कोई विपक्षी दल तो नहीं कर पाएगा, तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो बचा नहीं। आप एक गरीब आदमी की ईमानदारी को अपने वोट के लिए खरीद रहे हो। तो ये जो तरीके आए, ये तरीके 2014 के बाद पूरे पिच पर आ गए। उनका सामना कांग्रेस नहीं कर पाई और नहीं कर पा रही है। मैं स्वीकार करता हूँ इस बात। कभी न कभी कांग्रेस को समझना पड़ेगा। चलो मनासा की बात करें नरेंद्र जी, अपन मनासा की ग्रुपबाजी की मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आप इलेक्शन की दौड़ में, मंगेश संघे इलेक्शन की दौड़ में, उमराव सिंह गुर्जर इलेक्शन की दौड़ में, और आप सारा शक्ति परीक्षण मनासा में ही कर रहे हो। अगर आपको करना है तो दिल्ली भोपाल आप करें, यहाँ तो कार्यकर्ताओं को एक साथ रहने दो। यहाँ मुझे लगता है कि आपको चश्मा बदलने की जरूरत है। आप मुझे बताओ, देखो, टिकट मांगना किसी का अपराध नहीं है। हाँ, मांग सकते है ना। वो दिल्ली भोपाल में करें ना, यहाँ तो मेरी बात तो सुनो जी। तो किसने कहा कि हम एक नहीं हैं? ये बताओ। महागढ़ में घर चलो अभियान की शुरुआत हुई, क्या आपने नरेंद्र नाहटा को मंच पे नहीं देखा? क्या आपने मंगेश संघई को मंच पे नहीं देखा? क्या आपने उमराव सिंह को मंच पे नहीं देखा? सर आप स्वीकार करो, ग्रुपबाजी मनासा में है। मैं तो कह रहा हूँ सारे हिंदुस्तान में नहीं, है। अरे मैं कह रहा हूँ सारे, अरे भाई साहब, यहाँ पे कार्यकर्ता बटे हुए हैं भाई साहब, स्वीकार करिए इस बात। अरे मेरी बात तो सुन। फिर आप कहेंगे कि महेंद्र बीजेपी का प्रवक्ता है क्या? नहीं, मैं तो काय को कहूँगा, मैं तो पत्रकार हूँ। मुझे जो नजर आ रहा है ना सर, वो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। अरे अब आप मेरे जवाब दे दो ना आपके सवाल का। भैया मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि मैंने तो क्या कहा कि जवाहरलाल जी नेहरू जी के ज़माने से हमारे यहाँ गुटबाजी थी और पहले से थी, आज़ादी आंदोलन के समय भी। वहाँ चले गए। अरे मेरी बात तो सुनो भैया, मेरे अरे तसल्ली रखो, मैं वही आ रहा हूँ। तो हमारे यहाँ तो गुटबाजी है, आज भी है, तब भी थी, मैं ये कह रहा हूँ, है ना। तो मैं तो आपकी बात को स्वीकार कर रहा हूँ। मेरा कहना है मेरी गुटबाजी चलो मान भी लो कि है,
राजनीति में हर व्यक्ति महत्वाकांक्षा लेके आता बिल्कुल है ना। बिल्कुल। मंगेश की भी अगर महत्वाकांक्षा है तो कोई मंगेश अपराध नहीं कर रहा। अगर उमराव की भी अपेक्षा है तो उमराव कोई अपराध नहीं कर रहा। नरेंद्र नाहटा हो तीसरा चौथा पांचवा, हम कोई अपराध नहीं कर रहे अगर हम अपनी महत्वाकांक्षाओं को रखते हैं, तो इसमें कोई अपराध नहीं है ना। लेकिन मेरी पार्टी में अगर आपने जो कहा है कि मेरी पार्टी में एक गुट मंगेश का है, एक गुट नरेंद्र नाहटा का है, एक गुट ये आपने कहा ना। अच्छा मेरी बात तो सुनो, मेरे बोलने तो दो भैया। मेरी पार्टी में आपको ऐसा गुट तो नहीं दिखाना कि ये तो ओरिजिनल बीजेपी है, ये जो बाद में पिछले चुनाव में आई वाली बीजेपी है, ये जो अभी जो सिंधिया जी के साथ वाली आई हुई बीजेपी है। मेरी पार्टी में आपको ऐसा तो नहीं दिखता ना। आप मानते हो कि वो वहां भी तो मेरी तो कांग्रेस एक गुट अलग है, यही कह रहे हो ना। वहां तो भारतीय जनता पार्टी अलग है भैया। एक भारतीय जनता पार्टी जो सिंधिया जी के साथ आ गई, एक भारतीय जनता पार्टी और वो जीतते हैं ना सर। अरे जीतते हैं ना। हाँ, आपकी तो स्ट्रेंथ कमजोर हो गई। क्यों पिछली बार हम हार गए होंगे मनासा में, सरकार तो हमने बनाई ना भैया। और हमने गलतियां करी, हम कह रहे हैं ना हमने टिकट गलत बांटे, तो हम कहाँ हम छिपा रहे हैं, हम तो हाँ 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 कर रहे हैं और गलतियां अपनी सुधारेंगे टिकट बांटने की, तो जनता भी निर्णय बदलेगी। देखेंगे 23 में कुछ होगा तो। हाँ तो देखना ही है आपको, और आप क्या करोगे, देखना ही है आपको। 23 में कुछ होगा तो बराबर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक मेरा अहम सवाल आपसे, जिस तरीके से एक बात सुनो आप जी, एक बात सुनो जी। आप 2023 में इंटरव्यू ले रहे हो गए, चाहे नरेंद्र नाहटा बैठा हो, चाहे मंगेश संघवी बैठा हो, चाहे उमराव सिंह गुर्जर बैठे हो, चाहे माधव मारू बैठे हो। अरे यार अभी आप आपके मन की बात करूं क्या कि मेरे मन की बात करूं? तो आप विधायक के रूप में इनमें से किसी से बात करोगे? ये आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं ना कि चाहे मंगेश हो, चाहे आप किस गुट, मैं आपसे पूछता हूं आप किस गुटबाजी की बात कर रहे हो? जब नरेंद्र नाहटा ये कह रहा है कि हो सकता है कल मंगेश विधायक हो सकता है कल उमराव सिंह गुर्जर विधायक हो, तो फिर आप किस गुटबाजी की बात कर रहे हो? हाँ तो फिर हम कहेंगे कि वो जो मारू जी वाली बीजेपी का विधायक है, तो हम कहेंगे अगर विजय सिंह हो गए तो हम कहेंगे वो सिंधिया जी वाली बीजेपी का विधायक है। अगर चावला जी हो गए तो हम कहेंगे ओरिजिनल वाली बीजेपी का विधायक है। चावला जी ओरिजिनल बीजेपी। हाँ चावला जी तो ओरिजिनल है भैया। हाँ ये बात अलग है। अरे मंसूर वाले का पक्ष जरूर तो चावला जी बाहर से आए क्या, मुझे नहीं पता है। अगर आप मारू जी ओरिजिनल बीजेपी नहीं है? मारू जी तो मेरे साथी भी तो रहे ना। मेरी पार्टी में मेरे साथी रहे कि नहीं? विचारधारा बीजेपी के साथ थी शुरू से, वो संघ का परिवार है। मेरी पार्टी में आए तो क्या बीजेपी की विचारधारा लेके आए क्या? अरे जो भी आए। अच्छा फिर उसके बाद, अच्छा एक बार बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में उन्होंने कितने चुनाव लड़े? ये पहला चुनाव निर्दलीय के रूप में उन्होंने कितने चुनाव लड़े? ठीक है ना? अरे ठीक है ना, ये ठीक है। आप पत्रकार हो क्या, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता? मैं प्रेस के हिसाब से बात कर रहा हूं। तो प्रेस कुछ भी आप क्यों चिंता, मैं कह रहा हूं आप क्यों चिंता करते हो यार? आप मेरा जवाब आप लो ना, आप क्यों सफाई देने लगते हो उनकी? ये तो समस्या नहीं। देखो मैं इसको यही कहता हूं, हर पार्टी में गुटबाजी है जी, हर पार्टी में गुटबाजी। अटल जी और अडवाणी जी, वो भी उनकी कार्यशैली भिन्न थी। आप मुझे बता दो, राम जन्मभूमि रथ यात्रा में अटल जी कभी भी रथ में बैठे हो तो कभी आपने सुना? और सारी दुनिया, हम कांग्रेसी भी मानते हैं कि अटल जी एक बीजेपी के अंदर, एक दक्षिणपंथी पार्टी के अंदर एक उदारवादी नेता थे जी। तो भैया गुटबाजी के अनेक कारण होते हैं। गुटबाजी का कार्यशैली भी हो सकती है, गुटबाजी का कारण विचारधारा भी हो सकती है, पार्टी के अंदर की विचारधारा। गुटबाजी का कारण महत्वाकांक्षा भी हो सकती है। कांग्रेस में आप ये तो स्वीकार करते हो कि हमारी महत्वाकांक्षाओं में के कारण गुट बने होंगे, हमारी विचारधारा के कारण तो गुट नहीं बने। एक मेरा अंतिम सवाल आपसे, देश में विकल्प के तौर में आप पार्टी जो उभर के आ रही है, विकल्प के रूप में लोग बीजेपी में, आपने लोगों ने बीजेपी को नकारा और कांग्रेस को नकारा, और आपका जो ग्राफ बढ़ रहा है, क्या देश के हित में है? आप उसको कैसे लेते हो और कांग्रेस को कितना नुकसान पहुंचाएगी? देखो मैंने आपको कहा मेरा आज लेख है ये विकल्पहीनता की जीत, और उसमें आपके सवाल का जवाब मैंने उसी में दिया है। मैंने खुद लिखा है इस बात को कि सच बात यह है कि जो राजनीति करने की स्थापित शैली हो गई है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है, उस शैली को जनता पसंद नहीं करती है। हमारी पार्टी के नेताओं ने
अपवाद दोनों तरफ हैं, वहाँ भी अच्छे लोग हैं, मैं बीजेपी में भी अच्छे लोग हैं, कांग्रेस में भी बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन फिर भी एक राजनीति की शैली ये हो गई कि राजनीति में सत्ता प्राप्त करो, और ये इन बात के सालों में 2014 के बाद ये बढ़ा है, सत्ता प्राप्त करो और उसके सुख का उपभोग करो, है ना। तो क्या होता है कि जहाँ जहाँ इस स्थापित शैली की पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, तो जनता के पास कोई विकल्प नहीं है। अच्छा संगठन जिसके पास होता है, संसाधन होते हैं, वो जीत जाता है। जहां जनता को तीसरा विकल्प मिल जाता है, ये कांग्रेस के भी समझने की बात है, मैं स्वीकार कर रहा हूँ, और बीजेपी के समझने की बात है, या देश की तो देश की जनता तब उस नई शैली पे जहां ईमानदारी हो, पारदर्शिता हो, जहां गवर्नेंस में एक प्रभावी काम होता हो, तो जनता फिर उस विकल्प को एक बार उसको प्रयोग में लाना चाहती है। पंजाब में यही हुआ, वहाँ भारतीय जनता पार्टी भी थी, शिरोमणि अकाली दल भी था, कांग्रेस भी थी, पिछली बार भी आप थी, लेकिन पिछली बार उनके पास संगठन नहीं था। इस बार उनका संगठन और जनता को विश्वास नहीं था पिछली बार कि वो सरकार बना सकते हैं जी। इस बार उनको विश्वास आया तो उनको मौका दे दिया। ये नई शैली को मौका जनता ने दिया, जनता चाहती है। ये एक संदेश है कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए कि जिस शैली को हम चला रहे हैं, और ये अब इन साल में कांग्रेस में कभी भी भ्रष्टाचार पार्टी लेवल पर संस्थागत नहीं हुआ, इंस्टीट्यूशनल नहीं हुआ। हमारे यहाँ जो भ्रष्टाचार था वो व्यक्तियों का भ्रष्टाचार था, और जो हमारी जिस गुटबाजी को लेकर आप लोग कहते हो कि हमारी उस गुटबाजी का एक लाभ ये था कि अगर एक व्यक्ति भ्रष्टाचार कर रहा है तो दूसरे गुट का व्यक्ति उसके भ्रष्टाचार को लेकर एक्सपोज भी करता था और लड़ता भी था पार्टी के भीतर कि ये नहीं होना चाहिए। मैं आपको कितने उदाहरण बता सकता हूँ। तो हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशनल नहीं था। आप ईमानदारी से कहना, आप पत्रकार भी नहीं हो इस वक्त, मैं भी नहीं, राजनीति में नहीं हूँ, आप ईमानदारी से कहना क्या भ्रष्टाचार की दरों में बेहताशा वृद्धि इन सालों में नहीं हुई है? नहीं, वो नजर आती है सर। नजर आती है ना। जी हाँ। तो जनता त्रस्त होगी इस बात से, ये भी आप मानते हो मेरी बात। अब जनता या तो जैसे मध्य प्रदेश है तो उम्मीदवार के रूप में ये विश्वास दिलाए कि ये उम्मीदवार है जो कल इस भ्रष्ट प्रणाली को बंद करेगा, तो जनता उसको वोट देगी। यदि कोई पार्टी उसको ऐसी मिल जाती है जो ये विश्वास दिला सकती है कि हम इस भ्रष्ट प्रणाली को खत्म करेंगे, तो जनता उसको वोट देगी। पंजाब में यही हुआ है, उनको लगा कि शायद ये कर देंगे, शायद है, 5 साल बाद पता लगेगा कि कर पाए कि नहीं कर पाए, लेकिन जनता ने एक नए संभावनाओं को अवसर दिया है। ये संदेश कांग्रेस के लिए भी है, बीजेपी के लिए भी है, और हम सबको समझना पड़ेगा कि जनता त्रस्त है। जनता राजनीति और राजनेताओं पर विश्वास नहीं करती है, उनकी विश्वसनीयता बहुत घटी है। प्रशासनिक प्रणाली जो भी रही उसमें केवल भ्रष्टाचार बढ़ा है, और मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा बढ़ा है इन सालों में। तो जनता ये या तो ये विकल्प हम खुद बन जाएं, हम नहीं बनेंगे तो कोई दूसरा आएगा। जी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।